बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू BS अकेडमी। स्टूडेंट, आज की इस लेक्चर के अंदर हम लोग ढाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास पेपर के अंदर पूरे 9 नंबर का आता है। मतलब कौन सा क्वेश्चन? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। और अक्सर स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आज स्टूडेंट जो हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 13 है हमारे पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अकेले मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल नहीं करवाऊंगा, साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ टॉपिक भी इंशाल्लाह क्लियर करवाऊंगा। लाइक हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे, देन ये देखेंगे कि किसी वायर के थ्रू करंट किस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट करना होता है। साथ साथ हम लोग किसी सर्किट की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे। जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे, साथ साथ हम लोग रेजिस्टेंस का टॉपिक भी रिवाइज करेंगे। इस तरह हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर के क्या इफेक्ट होते हैं, किस तरह से रेजिस्टेंस वेरी होती है। टर्मिनल ऑफ टेंशन डिफरेंस देखेंगे। साथ साथ हम लोग किरचॉफ की एप्लीकेशन सीखेंगे कि किरचॉफ की एप्लीकेशन एक्चुअल में हम लोगों ने कहाँ पे अप्लाई करना है, किस तरह से हम लोग सर्किट पे उसको अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये सजेशन करूंगा, ये पूरे 9 नंबर का आप लोगों का क्वेश्चन है। सो इस वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है। जहां पर आप लोग कंफ्यूजन हो, ना समझ आ रही हो, आप लोग वहां से मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को वो चीज समझा दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट में जाने से पहले मेरी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे काइंडली कर दें। तो चलिए जी, चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसका न्यूमेरिकल नंबर 1 है हमारे पास। कहते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। स्टूडेंट, मैंने अपने पहली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं न्यूमेरिकल समझाए थे, मैंने एक चीज क्लियर की थी। अगर न्यूमेरिकल समझने हैं तो आप लोगों को बस स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए। अगर स्टेटमेंट समझ नहीं आएगी तो आप लोगों को न्यूमेरिकल्स कभी भी समझ नहीं आएंगे। सो आप लोगों का सारे के सारा फोकस स्टेटमेंट पे होना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट क्या कहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से 1 मिनट के अंदर, और कितना करंट उस टाइम हो उस बल्ब में 300 मिली एम्पेयर। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग निकालना क्या है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। हमारे पास करंट कितना है, 300 मिली एम्पेयर। मिली कितना होता है हमारे पास, 10⁻³ तो याद रखिएगा, जब भी मिली में करंट आए आप लोगों ने उसको एम्पेयर के अंदर कन्वर्ट करना है। और टाइम कितना हमारे पास, 1 मिनट। तो जब भी टाइम की बात होगी आप लोगों ने अपने मिनट्स को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमने स्टूडेंट मालूम क्या करना है, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करेंगे। हम लोग स्टूडेंट अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर, सॉरी प्रीवियस चैप्टर के अंदर एक चीज स्टडी की थी कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड क्यों बराबर होता है हमारे पास Ne। यहां से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। N बराबर हो जाएगा Q अपॉन, ये मेरे पास क्या है, E क्या, स्मॉल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और वो कितना होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। स्टूडेंट अगर मैं Q की बात करूं, Q क्या होता है हमारे पास, अगर हम करंट की डेफिनेशन को रिवाइज करें, करंट की डेफिनेशन क्या है कि जितने नंबर ऑफ चार्ज यूनिट टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन एरिया में से पास हो रहे होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, करंट। तो स्टूडेंट अभी क्या है कि T साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, Q बच जाएगा। स्टूडेंट करंट हमारे पास कितना है, 300 मिली एम्पेयर था, और टाइम कितना है, 60 सेकेंड है। तो 300 को जब हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 कितना होगा, 18। तो ये मेरे पास कितना बनेगा, 18,000 मल्टीप्लाई 10⁻³ स्टूडेंट मेरे पास चार्ज फिर कितना बना, चार्ज हमारे पास 18 कूलम बना। तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम लोग क्या काम करते हैं, इस 18 कूलम को अपने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। चलिए मैं यही समझा दूं कि 18 कूलम कैसे बनेगा। तो आप लोग स्टूडेंट वैल्यूज को राउंड ऑफ करना आना चाहिए। देखिए हम लोग 18,000 को लिख सकते हैं 18 मल्टीप्लाई 10⁻³ और हमारे पास साथ ही 10⁻³ भी है। स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 18 कूलम ही बचेगा।
20 को हमने 1 में पुट कर दिया तो क्या हुआ, हमारे पास n इक्वल आ गया 18/1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट 18 को जब 1.6 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 11.25 मल्टीप्लाई 10 ये -19 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट यहां तक भी आप लोगों के आंसर ठीक है। अगर आप स्कोर राउंड ऑफ करना चाहते हैं तो इस पॉइंट को मजीद इस साइड पे मूव कर दीजिए। तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जिसमें मैं न्यूमेरिकल समझाए थे चैप्टर नंबर 12 के अंदर, उसके अंदर मैंने ये अच्छी खासी चीज डिटेल के साथ समझाई थी किस तरह से आपने राउंड ऑफ करना होता है। तो स्टूडेंट एक पॉइंट हम किस साइड पे मूव करवा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। जैसे आप लेफ्ट साइड में मूव करवाते हैं आप लोगों ने क्या काम करना होता है, एक ऐड करना होता है। तो हमारे पास कितना बना 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻20 विच इज योर फाइनल रिजल्ट। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर हमारे पास 13.2 कहते हैं जी हमारे पास a charge of 90 coulomb passes through a wire in 1 hour and 15 minutes. What is the current in the wire? तो स्टूडेंट आप लोगों को भी एक क्या काम करना है, किसी वायर में से करंट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप लोगों को करंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। हम लोगों ने करंट की डेफिनेशन अभी सीखी थी, क्या होती है, आई इक्वल होता है हमारे पास Q अपॉन T। सो स्टूडेंट हमारे पास Q कितना है 19 कूलम, ये तो हमारे पास बात सही होगी, लेकिन टाइम क्या 1 आवर प्लस 15 मिनट। स्टूडेंट क्या हमें करना होगा, कभी सारे के सारे टाइम को पहले आवर को में मिनटों में लेके जाना पड़ेगा, फिर मिनटों को सेकंडों के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिए एक घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60 प्लस 15 कितना बना 17। अभी एक मिनट के अंदर कितने सेकंड होते हैं 60, तो 17 मल्टीप्लाई 60 करेंगे तो कितना आएगा 4500 सेकंड आएगा। सो करंट हम लोग को मालूम करना है, ये हमारा टारगेट है। हम लोग जानते हैं आई इक्वल होता है Q अपॉन T, आई इक्वल 19 अपॉन 4500। देखिए एक जीरो से हम जीरो को कैंसिल कर देंगे, 9 और 450 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.02 एम्पियर। तो स्टूडेंट हम लोग क्या काम करते हैं, इस एम्पियर को कन्वर्ट कर देते हैं अपनी मिली एम्पियर के अंदर। तो जब मिली एम्पियर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आप लोगों का कितना बनेगा 20 मिली एम्पियर। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। होप्स आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा कि आप लोगों ने मिली एम्पियर के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना होता है। सो अगर इस पॉइंट की ना समझ आई हो, मैं ये आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ ताकि कुछ आप भी साथ साथ करें। इस पॉइंट की ना समझ आई हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं कमेंट के अंदर आप लोगों को बताऊंगा। तो स्टूडेंट चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, पहली दोनों प्रॉब्लम हमारे पास क्या थी, शॉर्ट थी, अभी ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है अक्सर। सो इसको ध्यान से आप लोगों ने समझना है। तो जी प्रॉब्लम 13.3 के अंदर क्या कहते हैं, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो स्टूडेंट हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है और साथ साथ क्या करना है, हम लोगों ने टोटल करंट ड्रा फ्रॉम द सोर्स, कितना सोर्स से करंट ड्रा हुआ एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, और हर रजिस्टर के क्रॉस हम लोगों को करंट निकालना है। स्टूडेंट मैं इस डायग्राम को जरा एक्सप्लेन करता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी रहे। देखिए जब भी आप लोगों के पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आए, पहली ट्रिक आप लोगों ने याद रखनी, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, जितनी भी पैरेलल रेजिस्टेंस हो उनको सिंपलीफाई करना है। जी जब पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो देन क्या हो जाएगी, देखिए लाइक मेरे पास ये रेजिस्टेंस है R1, ये मेरे पास R2 है। जैसे स्टूडेंट हम इन दोनों रेजिस्टेंस को सोल्व करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, एक सिंगल रेजिस्टेंस बन जाएगी। ओके सबसे पहले जब आप पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करोगे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज रेजिस्टेंस में। सो आगे वाला सर्किट आप लोगों के पास ऑलरेडी सीरीज में होगा, सो इस तरह आप लोगों के पास सर्किट को सिंपलीफाई करना आसान होगा। ओके स्टूडेंट ये ट्रिक याद रखनी, सबसे पहले पैरेलल रेजिस्टेंस को सोल्व करना है, मतलब उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी। सो R1 कितनी हमारे पास 6 ओम है, R2 हमारे पास अगेन 6 ओम है, जबकि R3 हमारे पास 3 ओम है। वोल्टेज जो हमने अप्लाई किए हुए हैं बैटरी के थ्रू 6 वोल्ट है। हमने स्टूडेंट निकालना क्या क्या है, हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल करंट थ्रू द सर्किट निकालना है। देन स्टूडेंट हमने करंट थ्रू रजिस्टर R1, करंट थ्रू रजिस्टर R2, करंट थ्रू रजिस्टर R3।
तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है, पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। देखिए R1 और R2 क्या है, हमारे पास पैरेलल है। पैरेलल की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। तो स्टूडेंट R1 कितनी है, हमारे पास 6 है, R2 अगेन कितनी है, 6 है। जरा इसका एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 6 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2/6 1/3। तो अगर मैं R निकालूंगा तो स्टूडेंट कितनी आ गई हमारे पास 3 आ गई। तो यही R अभी किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये भी सीरीज में जा चुका है, मतलब दो को मिला के हमने सिंगल रजिस्टर बना दिया। अभी हम क्या काम करेंगे, इसकी इक्विवेलेंट रजिस्टर निकालेंगे। अभी देखूं तो R और R3 दोनों के सीरीज के अंदर है, तो सीरीज सर्किट के इक्विवेलेंट रजिस्टेंस किस तरह निकालते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल R प्लस R3। देखिए R हमारे पास कितना 3 है, R3 भी हमारे पास 3 है। तो इस तरह जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगी 3 प्लस 3, वो स्टूडेंट कितनी होगी 6 ओम होगी। और ओम क्या है हमारे पास, ऐसा यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि व्हाट इज द, तो स्टूडेंट टोटल करंट ड्रा फ्रॉम द सर्किट अभी हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं V इक्वल होता है IR, दैट इज योर ओम लॉ। जी ओम लॉ की डेफिनेशन क्या थी, ओम लॉ में बताता है कि जो हमारे पास अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द I। साथ साथ हमें फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखना पड़ता है। इसकी फिजिकल कंडीशन कौन सी थी, लाइक टेम्परेचर था, प्रेशर था, दीज आर द फिजिकल। ओके तो फिजिकल कंडीशन को हम लोग कौन सा रखते हुए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, जब हम डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास R रेजिस्टेंस आता है। दिस इज योर ओम लॉ। तो हम लोग ने I अभी निकाला, सॉरी R अभी निकाला हुआ है, V हमारे पास अवेलेबल है, V 6 है, I 6 है, तो हम लोग अपना I इजीली निकाल सकते हैं। I मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे जाके, ये जो R है ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरह I को आ जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट 6/6। तो बाकी कितना आ गया जी स्टूडेंट, हमारे पास 1 एम्पियर करंट आ गया, जो कि टोटल करंट ड्रा हो रहा है फ्रॉम द सर्किट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के करंट फ्रॉम ईच रेजिस्टेंस, कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट है। तो स्टूडेंट अभी हमें 1 बाय 1 रेजिस्टेंस के थ्रू चलना है। अगर हम स्टूडेंट पहले सर्किट की बात करें, जो पोटेंशियल डिफरेंस था बिटवीन A एंड B, मैं वहां सर्किट पे लेके चलता हूं आप लोगों के पास। जी पोटेंशियल डिफरेंस है जो A और B, अभी हम लोग इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB बराबर IR। I हमारे पास कितना है 1 है, और R हमारे पास कितना है 3। चले I तो मैंने ऊपर बता दिया था कि I हमारे पास 1 है, देन हाउ 3, यस 3 कैसे है, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या काम किया था, उन्हें पैरेलल को सॉल्व करके सीरीज बनाई थी, तो हमारे पास 3 वोल्ट आया, 3 ओम आई थी। सो इस तरह जो हमारे पास पोटेंशियल क्रॉस VAB है वो कितना है 3 वोल्ट है। इसकी हेल्प से हम लोग सारी रेजिस्टेंस के क्रॉस अपना करंट निकाल लेंगे। करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस R1 वो कितना होगा, I1 इक्वल VAB अपॉन R1। स्टूडेंट कितना है 0.5 एम्पियर। सिमिलरली जो करंट फ्रॉम R2 होगा वो कितना होगा, VAB ओवर R2, दैट इज अगेन 0.5 एम्पियर। साथ साथ द करंट रेजिस्टेंस थ्रू R3, जो हमारे पास करंट R3 के थ्रू होगा वो कितना होगा, VB 6 है, R इक्विवेलेंट भी 6 है, so I3 is equal to 1 ampere. Hope so you will understand. So student ये हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस थी, जो हमारे पास टोटल करंट था, जो हमारे पास करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस था R1, R2, R3। प्रॉब्लम नंबर 4, वंस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये इंतहाई आसान है। कहते हैं जी रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इज क्रॉस सेक्शन। जी ये इसका हमारे पास क्या आ गया, क्रॉस सेक्शन है, एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। मतलब क्या स्टूडेंट, हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर बार है, जस्ट लाइक ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बार है। कहते हैं जी ये जो बार है इसकी लेंथ आप लोगों के पास कितनी है, 40 सेंटीमीटर है,
अगर इसके क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो कितना है, 2/2 है। कैलकुलेट इट रेजिस्टेंस, अभी हम लोग को रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, जबकि रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी है, रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। ये आप लोग पेपर में भी देंगे अगर न्यूमेरिकल आया तो 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁸ और रेजिस्टिविटी कैसे यूनिट कितना होता है, ओहम मीटर। सो स्टूडेंट चलिए अपने डाटा को पुट करिए। हमारे पास क्रॉस सेक्शन कितना है, 2/2, 2 कितना होता है, 4 होता है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब भी सेंटीमीटर में वैल्यू आती है हमने क्या काम करना है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है फॉर आवर कन्वीनियंस। तो स्टूडेंट हम लोग सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या काम करना पड़ेगा, 10⁻⁻² के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि अभी यहाँ पे स्केयर, जब स्केयर लेंगे तो कितना बन जाएगा, 10⁻⁻⁴ बन जाएगा। लेंथ ऑफ आयरन बार कितनी है, 40 सेंटीमीटर। तो चलिए स्टूडेंट या तो इसको 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 पे डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, 0.4। और रेजिस्टिविटी ऑफ द आयरन क्या है हमारे पास, 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर। तो रेजिस्टेंस ऑफ आयरन बार आर हम लोग निकालनी, हम लोग जानते हैं आर इक्वल होता है डेंसिटी एल ओवर ए, दैट इज योर रेजिस्टिविटी। तो ये किस तरह से हमने निकाला था, अगर आप लोगों को याद हो रेजिस्टिविटी के अंदर हमने देखा था जो रेजिस्टेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, जी रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास एरिया के साथ, सॉरी ये हमारे पास जबकि ये हमारे पास होती है लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब इन दोनों का स्टूडेंट हमने इक्विलेट किया था हमारे पास सम कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, सो हम लोग अभी रेजिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो ये मैं मजीद इस आर्टिकल में नहीं पढ़ता, इस वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी है, 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻18 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। स्टूडेंट सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफिकेशन की मैंने ट्रिक बताई थी। क्या काम करना है, सबसे पहले आप लोगों ने पावर वाली वैल्यू को सोल्व करना है। देखो 10⁻⁻8 ये -4 ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा। सो 11 मल्टीप्लाई 0.4 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो 1.1 आ जाएगा। जो रेजिस्टेंस स्टूडेंट आएगी हमारे पास आएगी 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ओहम। स्टूडेंट याद रखिएगा ये जो 7 यूनिट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर स्टूडेंट इसको भूल जाते हैं लगाना, हालांकि उन्हें आता होता है ये यूनिट। सो यूनिट लगाना नहीं बोलना, इसके स्पेसिफिक नंबर्स होते हैं आप लोगों के पास। सो चलिए प्रॉब्लम नंबर 13.5 है, कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन वायर एट 0 सेंटीग्रेड इज 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओहम। जी 0 सेल्सियस पर कितना है, 10⁻⁴ ओहम है हमारे पास रेजिस्टेंस। कहते हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस बतानी है, कहां पर रेजिस्टेंस बतानी है, एट अ टेम्परेचर ऑफ 500 सेल्सियस। इफ द temperature coefficient of resistance of iron is 5.2 multiplied 10⁻⁻³ पर केल्विन। पर केल्विन किस कैसे यूनिट है जी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। किस चीज को भी आप लोगों ने याद रखना है। क्वेश्चन समझ आ गई, कहते हैं कि एट 0 सेल्सियस कितना हमारे पास 10⁻⁴, 500 सेल्सियस पर कितना होगी इसका रेजिस्टेंस, वो हम लोग को मालूम करना है। सो चलिए डाटा को यूज करते हैं। टेम्परेचर ऑफ आयरन वायर एट T1 कितने, 0 सेल्सियस। जी देखिए हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या काम करते हैं, जब भी सेल्सियस के अंदर वैल्यू आती है उसको हमेशा केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज ये हमारे पास इंटरनेशनल लेवल मेथड है, इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह किया जाता है। सो सेल्सियस को केल्विन के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 273 के साथ हम लोग प्लस करते हैं। अगर हम रेजिस्टेंस एट 0 सेल्सियस की बात करेंगे वो कितनी है, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। टेम्परेचर की बात करेंगे तो T2 कितना हमारे पास 500 सेल्सियस प्लस 273 केल्विन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा हमारे पास, जो टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा है वो कितना होगा, T2 माइनस T1, इस तरह 500 केल्विन हमारे पास टोटल टेम्परेचर है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें उसको हम लोग अल्फा से लिखते हैं और वो कितना 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³ पर केल्विन। जी स्टूडेंट अभी हम लोग निकालना क्या था, रेजिस्टेंस निकालनी थी एट 500 सेल्सियस। तो सबसे पहले हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या थी जी, द फ्रैक्शन चेंज पर केल्विन इज कॉल्ड टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन को याद रखिएगा, पेपर के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पूछी जा सकती है। देखिए फैक्टर नीचे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, RT माइनस R नोट इक्वल अल्फा R नोट T।
तो यहाँ से आर टी निकाल लीजिए, ये आर नॉट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। पूरी इक्वेशन में से हमारे पास आर नॉट कॉमन आ रहा है। आर नॉट मीन जब आप लोग रेजिस्टेंस है एट 0 सेल्सियस वो कॉमन आ गई। बाकी स्टूडेंट जस्ट क्या काम करिए, वैल्यू को इंसर्ट करिए। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 1 प्लस 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ प्लस 500। सो स्टूडेंट इसको सिंप्लीफाई करिए। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴, 1 प्लस 2.6, इतने फैक्टर को सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओम। ये स्टूडेंट हमारे पास वो रेजिस्टेंस आ गई वो जो कितने टेम्परेचर पर है, 500 सेल्सियस पर है। चलिए स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 है हमारे पास। जी ये प्रॉब्लम भी हमारे पास टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको भी सिंप्लीफाई करने में मजा आएगा। सर्किट को सिंप्लीफाई करना, पहले तो पेपर के अंदर क्वेश्चन नहीं आते थे लेकिन अब क्वेश्चन आते हैं। सो इसको स्किप नहीं करना। कुछ टीचर्स होते हैं जो स्किप करवा देते हैं, लेकिन आप प्लीज अवॉइड करिएगा। जो भी करो सारा करना, किसी चीज को स्किप नहीं करना। 13.6 में क्या कहते हैं, कैलकुलेट टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच ऑफ सेल इन अ सर्किट। जी स्टूडेंट जितने हमें सर्किट नजर आ रहे हैं इनका हम लोगों ने क्या काम करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ओके ये पोटेंशियल ऑफ सेल E1 कितना है हमारे पास, V1 जो दिया हुआ है वो कितना है, 24 वोल्ट है। सिमिलरली जो रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1 है वो कितनी है हमारे पास, 0.10 ओम है। जी ये कौन सी रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी सॉरी। पोटेंशियल ऑफ सेल E2 कितना है, 6 वोल्ट है। रेजिस्टेंस ऑफ E2 कितनी है, 0.9। रेजिस्टेंस सर्किट वो कितनी, और हमारे पास 8 ओम है। तो हमने करना क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E2, दोनों का हम लोगों ने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो चलिए वन बाय वन हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जी अगर हम लोग सर्किट को देखो तो हमारे पास R1 R और R3 क्या है, तीनों सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस है। ओके देखिए R1 आप लोगों के पास ये कैपिटल R और ये R2 रेजिस्टेंस, तीनों क्या है, सीरीज के अंदर। स्टूडेंट सबसे पहले ये आपको ट्रिक याद रखनी है, मैंने पहले भी बताया था। सबसे पहले हम सर्किट की क्या करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के। पैरेलल है तो पहले पैरेलल को, अगर पैरेलल नहीं है तो ठीक है जो सीरीज है हम उससे तो सिंप्लीफाई करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लीजिए। आर इक्विवेलेंट कितनी होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी निकली हमारे पास, 9 ओम। जी एज टू सेल अपोज ईच अदर सो द नेट अफेक्ट वोल्टेज। जी नेट अफेक्ट वोल्टेज अभी इसको ज्यादा समझिए। देखिए हमारे पास ये दोनों सेल क्या काम करेंगे, एक दूसरे का अपोज करेंगे। क्यों अपोज करेंगे, ये देखिए पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। दोनों अपोज करेंगे तो कौन सा ज्यादा है, 24 है। सो हम लोग क्या काम करेंगे, 24 को क्योंकि ज्यादा ये 6 कम है, सो 6 को हम लोग 24 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो जो इफेक्टिव वोल्टेज होगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, 18 वोल्ट आ जाएगा। अभी हम लोग क्योंकि क्या काम करना था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें जो कितना करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट, वो किससे निकालेंगे, अगेन हम ला के हेल्प लेंगे हम लोग। V इक्वल आई आर, आई बराबर आ जाएगा V ओवर आर ई। हमारे पास जो V है वो 18 है और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो कितना है, 9 है। अगर हम लोग I को यहाँ से निकालें 9 डिवाइडेड बाय 2 तो स्टूडेंट कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 एम्पियर जो करंट है यहाँ से क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। सो चलिए हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म को यूज करते हैं, इज इक्वल VT माइनस IR। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग काइंडली इस क्वेश्चन को जरूर समझिएगा, क्योंकि इसके मैंने MCQs भी बताए थे कि इसमें से MCQs क्या क्या बन सकते हैं। इस क्वेश्चन में एनर्जी किस तरह से कंजर्व रहती, मैंने सारी चीज डिटेल के साथ बताई हुई है। सो आप लोग इसको जरूर एक दफा देख लीजिएगा। और ये कौन सा आर्टिकल है, अगर आप लोगों को याद हो तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ठीक है। तो वहां पे मैंने बताया था बैटरी चार्ज होती है तो क्या होता है, जब डिस्चार्ज हो रही होती है तब क्या होता है, जब मतलब कुछ नहीं होता तो तब क्या होता है। इसको जरूर देख लीजिएगा। लेकिन यहाँ से हम लोग अपना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। VT है, क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस आई आर उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का आई आर हो जाएगा। सो VT इक्वल हमारे पास आना चाहिए, VT इक्वल E1 माइनस IR1।
24 minus 2 multiply 0.10 23.8 volt. Yes student, there is a confusion. Okay, why there is negative? I think so there should be positive. प्लीज इसका जरा आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। यस मैं अगेन देखता हूँ, E2 है फॉर सेल E2 एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे बात करें V1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा E2 प्लस IR2 since the current flowing through E2 from negative to positive, that's why V1 dash हमारे पास कितना आ जाए 6 प्लस 2 प्लस 0.9 6.8। ये स्टूडेंट ओके क्लियर। अभी मैं यहाँ पे आप लोग बता देता हूँ, ये देखिए स्टेटमेंट क्या है हमारे पास। कहते हैं since the current flowing through E2 from negative to positive, that's why हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम किया, पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, क्योंकि करंट हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, दैट्स वाई हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, नेगेटिव ले लिया था। बस ये हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का थोड़ा सा डिफरेंस है हमारे पास। सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल E1 कितना होगा V2 और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ E2 होगा वो कितना होगा 7.8 वोल्ट, जबकि जो E1 का होगा 23.8 वोल्ट होगा। तो स्टूडेंट अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन हो, ना समझ आई हो इस चीज की, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं मजीद आप लोगों को ये चीज बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.7 की तरफ। इसमें क्या कहते हैं जी, कहते हैं जी फाइंड द करंट विच फ्लो इन ऑल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट ऑफ फिगर। हम लोगों ने क्या काम करना है, करंट मालूम करना है इन ऑल द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। सो एक्चुअली दिस इज एप्लीकेशन, समझ लीजिए कि हमारे पास किरचॉफ की है, हम लोग किरचॉफ लॉ को किस तरह से सर्किट पे अप्लाई करते हैं इस चीज को हम लोग सीखेंगे। वोल्टेज ऑफ सेल कितना है जी हमारे पास, E1 वो 9 वोल्ट है, रेजिस्टेंस कितनी है हमारे पास वो 8 ओम है, देन वोल्टेज ऑफ सेल E2 कितना है 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस R2 कितनी 10 ओम है। हमने स्टूडेंट फाइंड क्या करना है, करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस R1 मालूम करना है, करंट फ्रॉम रेजिस्टेंस R2 मालूम करना है। एक स्टूडेंट आप लोगों के लिए बड़ी जबरदस्त बात है कि अगर आप लोगों का कोई भी मसला था किरचॉफ रूल में या फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर, क्योंकि हम लोगों दोनों पे क्या काम किया था, किरचॉफ को अप्लाई किया था, तो आप लोगों को यहाँ पे अच्छी उसकी डिटेल मिल जाएगी। अगर आप लोगों को वहां पे नहीं समझ आई तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। कहते हैं जी let L1 and L2 are the current flowing through the loops A, B, E and F, then at the end A, and B, C, D, E, B respectively in clockwise direction, applying Kirchhoff's second rule, the potential change from loop B, A, B, E, F, A, R। स्टूडेंट अगर हम लोग किरचॉफ के लॉ की डेफिनेशन पढ़ें, सेकंड लॉ क्या था हमारे पास, द सम ऑफ ऑल पोटेंशियल चेंज अक्रॉस अ क्लोज लूप। सो पहली कंडीशन, किरचॉफ के रूल के लिए हमारे पास क्लोज लूप होना जरूरी है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या कर दिया, दो लूप बना लिए, एक ये लूप है एक ये लूप है। बारी बारी हम लोग लूप्स को हल करेंगे। स्टूडेंट देखिए हमारे लिए ये जो करंट की डायरेक्शन है ये हम लोग ने भी क्लॉकवाइज ली हुई है, आप लोग एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, दोनों के आंसर सेम निकलेंगे। लेकिन हम लोग हमेशा क्या काम करते हैं, अपनी कन्वीनियंस को देखते हैं कि हमें आसानी किस तरफ है, जिस तरफ आसानी होती है हम लोग उस तरफ चल पड़ते हैं। सो डोंट बी वरी, मैं अभी किस तरह समझा रहा हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में समझा रहा हूँ, तो ये आपके असाइनमेंट है, आप लोगों ने क्या काम करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है एंटी क्लॉकवाइज लेके। ओके, तो मैं थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा कि होगा क्या, क्योंकि अभी हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे निचले क्या होगा, हमारे पास क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो रही है, दैट्स हमारे पास कितना आ गया -I1 माइनस, जब हम लोग रजिस्टर R1 के क्रॉस पहुंचेंगे तो कितना हो जाएगा I2। ओके, फिर से अगेन स्टूडेंट, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे R1 के क्रॉस पहुंचेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होना है, लॉस होना है, या लॉस तो हम लोग यहाँ पे बियर कर रहे हैं, लॉस तो हम लोग यहाँ पे बियर कर रहे हैं, दैट्स व्हाई हमारे पास क्या है, नेगेटिव E1 आया। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर लॉस बियर करना पड़ेगा, कितना होगा, किसके क्रॉस, R1 के क्रॉस है तो R1 के क्रॉस I1। लेकिन अगर हम लोग इसके साथ देखेंगे इसके हमसाय में क्या चल रहा है, इसके हमसाय में I2 करंट चल रहा है,
दैट्स वाई हम लोग क्या काम करेंगे, I1 माइनस I2 और साथ नेगेटिव हमें क्या बता रहा है जो हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। स्टूडेंट R1 कितना है हमारे पास 18 है, E1 कितना है 9 है। सो स्टूडेंट हमारे पास कितना टोटल बनेगा, अगर हम लोग पूरी क्वेश्चन को 9 पे डिवाइड कर देते हैं तो कितना बनेगा हमारे पास, हमें पता है 18 को 9 पे डिवाइड करूंगा तो 2 आएगा, ये -1 है हमारे पास, 2 के अंदर मल्टीप्लाई किया हमने -2I1 प्लस 2I2 प्लस कैसे हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, -I1 इक्वल 0 -2I1 प्लस 2I2 और ये माइनस वाला साइड पे जाए प्लस हो गया और इसका नाम हमने रख दिया क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए स्टूडेंट अभी हम लोग किसी किरचॉफ के लॉ को अप्लाई करते हैं अपने सेकंड लूप के ऊपर। तो स्टूडेंट अगेन देखिए जब हम लोग पहुंचेंगे अपने बैटरी के पास, क्योंकि हमें फिर से क्या काम करना पड़ेगा, अपना लॉस बर्दाश्त करना पड़ेगा कि हम लॉस कितना बेयर कर रहे हैं जी, E2 माइनस आएगा क्योंकि हमें लॉस हो रहा है। जैसे हम लोग R2 के पास पहुंचेंगे, R2 के क्रॉस कितना हमारे पास करंट है, I2 करंट है। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ I2 ही करंट फ्लो हो रहा है, इसके अलावा कोई और करंट नहीं है। तो जैसे ही हम लोग अपना लूप मुकम्मल करते हुए पहुंचेंगे अपने R1 के पास, अभी देखिए जी अभी R1 के पास पहुंच रहे हैं, अभी करंट कौन से वाला हमारे पास ज्यादा है, I2 वाला ज्यादा है, इसलिए हम लोग क्या काम करेंगे I2 और इसके हमसाये में देखेंगे कौन सा करंट है I1। दैट्स वाई हम लोग क्या काम कर देंगे I2 माइनस I1, क्योंकि यहाँ पर भी हमें लॉस हो रहा है इसलिए हम साथ लिखेंगे नेगेटिव इज इक्वल टू द 0। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, E2 कितना है -6 है, I2 कितना है -12 है, I2 एज इट आ गया -I2 माइनस I1, R1 की वैल्यू कितना है 18 है। 6 पे स्टूडेंट डिवाइड करते हैं हम लोग तो 6 हो जाएगा और 6 to 12 हो जाएगा और 6 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 18 हो जाएगा। स्टूडेंट 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर 3 1 2 I2 प्लस 3I1 3I2 माइनस 2I2 कितना बनेगा जी -5I2 बन जाएगा, -1 उस साइड पे जा क्या हो जाएगा +1। चलिए इसका नाम हम लोग क्वेश्चन 2 रख देते हैं। अभी हम लोग क्या काम करेंगे, दोनों क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये हमारे पास साइमल्टेनियस क्वेश्चन बन गई है, ये हम लोग लीनियर क्वेश्चन है, इनको सिंप्लीफाई करना अपनी छोटी क्लासेस के अंदर सीख चुके हैं। सो डोंट बी वरी अबाउट दिस, आप लोग किसी भी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं जैसे आप लोगों को आसान लगे। मैं कैसे कर रहा हूँ, हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, क्वेश्चन 2 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो और साथ क्या कर दिया हम लोगों ने इनको ऐड कर दिया, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन गई और ये हमारे पास दूसरी क्वेश्चन बन गई, हम लोगों ने इनको ऐड कर दिया। जैसे ऐड करेंगे स्टूडेंट ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -10 + 6 -4I2 इज इक्वल टू 5 और I2 कितना स्टूडेंट आ जाएगा -5/4, I2 एट द कितना आ गया -1.25 एम्पियर, ये हमारे पास I2 आ गया। इसी को स्टूडेंट हम लोग क्या काम करते हैं अपने क्वेश्चन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करेंगे -2I1 + 2 I2 की जहाँ पे कितना आ गया -1.25 इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट सिंप्लीफाई इसका करिए, बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन, I1 इज इक्वल टू आ जाएगा -3.5 इक्वल टू, सो I1 इज इक्वल टू आ गया -1.75। नाउ स्टूडेंट हम लोगों ने क्या काम करना है, अपने R1 के क्रॉस करंट मालूम करना है। R1 के क्रॉस कितना होगा I2 माइनस I1, I2 कितना हमारे पास -1.25 और I1 के क्रॉस कितना है -1.75, दैट नेगेटिव 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 प्लस हो गया -1.25 प्लस 1.75, तो टोटल हमारे पास R1 के क्रॉस कितना करंट मिलेगा 0.50। ये स्टूडेंट ये देख लीजिए आप लोग क्यों हम लोग I2 माइनस I1 लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखिए R1 के क्रॉस हमारे पास 2 रेजिस्टेंस का करंट आएगा यहाँ पर, ठीक है, जबकि R2 के क्रॉस हमारे पास जस्ट 1 ही करंट आएगा जो कि हमारे पास क्या होगा I2 होगा। सो स्टूडेंट दीज आर आवर फाइनल रिजल्ट कि करंट थ्रू R1 कितना है, करंट R2 के थ्रू कितना है। R1 के क्रॉस 0.50 है, I2 के क्रॉस -1.25 है। तो स्टूडेंट किसी भी जगह पर अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग विदाउट हेजिटेशन मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करिए, अदरवाइज मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा। थैंक यू सो मच।